हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टी क्लासेस। राजस्थान का वीडियो एग्जाम यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि पहले ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था, का एग्जाम 27 एंड 28 दिसंबर 2021 को होना प्रस्तावित है, जिसमें अब लगभग एक महीने का समय रह गया है। उसके लिए हम एक महीने तक स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस के हिसाब से पहले पॉइंट से शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो पॉइंट दिए हुए गए हैं सिलेबस में, वो हैं 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें है विस्तृत भौतिक विशिष्टताएं। दूसरा पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण स्थान। महत्वपूर्ण स्थान तीसरा दिया गया है पर्वत। और चौथा दिया गया है महासागर। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बेसिक से शुरू करते हुए वर्ल्ड जियोग्राफी की बेसिक बेसिक बातों को ध्यान में रखेंगे, और आगे के टॉपिक हम आगे के आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसमें देखें तो सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी में आता है वर्ल्ड का मैप, जो कि हम सब जानते हैं, जिसमें है 7 महाद्वीप और 5 महासागर। टोटल हो गई 12 चीजें, और इन्हीं से मिलकर पूरी पृथ्वी पे यही सारी चीजें हैं। अगर हम मोटे तौर पे या शुरू के हिसाब से देखें, जब शुरू शुरू में अगर देखें, करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर दो ही चीजें हुआ करती थी, एक तो पानी और दूसरा एक ही स्थलाकृति जो बीच में होती थी, तो इसको कहते थे पेंजिया। और फिर इस पेंजिया के दो दो टुकड़े हो गए धीरे धीरे। किस कारण वो हुए? सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण, जो सूर्य और चांद का जो आकर्षण बल पृथ्वी पर लगता था और पृथ्वी का खुद का जो गुरुत्वाकर्षण होता था, उसके कारण ये पेंजिया टूट के दो भागों में टूट गया। ये जो स्थलाकृति थी, जो इस पानी में तैरती रहती थी, वो दो आकारों में टूट गई। जो ऊपर वाला भाग था वो हो गया अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो भाग था वो हो गया गोंडवाना लैंड। और उसके बीच में जो एक सागर बना, तो उसको बोलते हैं टेथिस। टेथिस सागर। आज आज हम जो भी बाकी समुद्र, तो वैसे समुद्र था वो समुद्र ही है, जो आज भी एक ही भाग में है। और स्थलाकृति में हम जो भी आज भूखंड देखते हैं, उनमें या तो अंगारा लैंड के अवशेष पाए जाएंगे, या फिर गोंडवाना लैंड के, या फिर टेथिस सागर के अवशेष पाए जाएंगे। इन अंगारा लैंड से जाके जो चीज बनी वो थी 3 महाद्वीप बने, जो थे उत्तरी अमेरिका, और उसके आगे इधर है यूरोप, और फिर है एशिया। ये तीनों चीजें बनी अंगारा लैंड से। और गोंडवाना लैंड से 4 चीजें बनी थी, वो है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे की तरफ अंटार्कटिका। ये 4 महाद्वीप इससे मिलके बने हुए हैं।
भारत की बात करें तो भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और धीरे धीरे वो खिसक के यूरोप से जा लगा। तो गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड की ओर बढ़ा कौन सा? भारत, जो प्रायद्वीप है वो। तो भारत जो आज की स्थिति दिखती है उसमें या तो गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाएंगे और बीच में जो टेथिस सागर की प्लेट थी तो वो भी इस भारत के जो प्रायद्वीपीय प्लेट के अंगारा लैंड से या कहें तो एशिया से टकराने के बीच में टेथिस सागर की जो प्लेट थी वो इन दोनों के बीच में आ गई और धीरे धीरे जो हिमालय से बहने वाली नदियों के कारण जो मलबा वहां पे जमता रहा उसके कारण वो बीच में मैदान बन गया। तो वो सारे अवशेष होंगे टेथिस सागर के। तो इस हिसाब से भारत में तो या तो टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं या गोंडवाना लैंड के, अंगारा लैंड के अवशेष न नहीं पाए जाते हैं। फिर हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखें हम सीधा तो यूरोप, एशिया और नीचे की तरफ ये अफ्रीका, ये तीनों लगभग इनकी भूमियां आपस में जुड़ी हुई हैं। और देखें दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की भूमि देखें तो ये भी भूमि आपस में जुड़ी हुई है। और इधर देखें तो ऑस्ट्रेलिया अलग थलग पड़ा है और अंटार्कटिका तो पूरा ध्रुव में ही है तो वो एकदम ही अलग है, अंटार्कटिका। इस हिसाब से चार भूखंड है और इनको महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाग बहुत बड़ा है और लगभग चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इनके बीच में संकरे संकरे रास्ते से आपस में जुड़े हुए हैं और उनको भी हाल फिलहाल नहर के रूप में परिवर्तित करके एक रास्ता बनाया गया है जो परिवहन के लिए ये सुविधा प्रदान करता है। तो उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कौन कौन सी जल संधियां हैं या नहरें हैं जो कि यातायात के काम आती हैं, उनके क्या क्या नाम हैं वो सब। अब इन सब के बीच में देखें तो इस तरफ है सबसे पहले प्रशांत महासागर, महासागर जो कि संख्या में 5 है और इनको चार संख्या के रूप में भी पढ़ा जाता है। देखते हैं वो कैसे। यहाँ पे है ये प्रशांत महासागर जो कि है इस तरफ उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के इस तरफ यानी कि पश्चिम की ओर। मैप में ये होता है, ये ऊपर होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। तो ये है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर। और एशिया अफ्रीका के नहीं यानी कि एशिया के या ऑस्ट्रेलिया के कहें तो इस तरफ ये हो गया प्रशांत महासागर। फिर एक आता है अंटार्कटिक महासागर जो कि आता है एस आकृति में, कहाँ? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व की ओर और यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम की ओर। और तीसरा महाद्वीप आता है, ये आता है पहले नंबर पे, ये आता है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आता है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और इधर भी एशिया ही वैसे फैला हुआ है पूरा द्वीपों के समूह के रूप में। तो यहाँ जो बीच में आता है उसको कहते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये तीन हो गए और ऊपर की ओर जो है आर्कटिक महासागर जो कि उत्तरी ध्रुव पर फैला हुआ है वो। और नीचे की ओर देखें तो अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणी महासागर फैला हुआ है जो इसके चारों ओर स्थित है। और इसको अगर ना माने तो ये ऐसा भी माना जाता है कि प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर का ही विस्तार
है जिसको हम अलग 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 से मानकर एक पांचवा महासागर, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर कह सकते हैं, या ना कहें तो इनको चार संख्या के रूप में पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से हम 7 महाद्वीप और 5 महासागर के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम गूगल मैप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हम देखें तो ये सारा भूभाग एक साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें ये वाला एशिया है, एशिया में, और एशिया और यूरोप दोनों मिलके यूरेशिया कहलाते हैं। ये दोनों भूखंड आपस में भूमि से ही जुड़े हुए हैं। एशिया के चारों ओर देखें तो ये जल राशि चारों ओर उपस्थित है, इसका मतलब ये एक महाद्वीप हो गया। पर अगर यूरोप के बारे में देखें तो ये तीन ओर से ही जल से घिरा हुआ है, तो इसको हम महाप्रायद्वीप भी कह सकते हैं। प्रायद्वीप वो होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, जैसे इंडियन प्राय या भारतीय प्रायद्वीप, जो कि ये नीचे का दक्षिणी भारत का हिस्सा होता है, वो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। अफ्रीका भी देखें तो जमीन से तो ये एशिया से जुड़ा हुआ है, पर इसके भी चारों ओर जल राशि उपस्थित हैं, तो ये भी एक तरह का महाद्वीप हो गया। फिर देखें ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये भी एक छोटी सी रेखा के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे की ओर ये देखें दक्षिणी ध्रुव पर, तो ये है अंटार्कटिका। महासागर की बात करें तो ये है प्रशांत महासागर, जो ये वापस रूस वाला है। इस तरीके से हम चाहें तो ये पृथ्वी घूमती रहेगी। तो ये है प्रशांत महासागर, जो कि है उत्तरी अमेरिका, ये है एशिया, नीचे की ओर ऑस्ट्रेलिया, और ये है दक्षिणी अमेरिका। इन सब के बीच में है पैसिफिक ओशन, इसको भी साउथ पैसिफिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन के रूप में बांटा जा सकता है। इसकी आकृति की बात करें तो ये है त्रिभुजाकार आकृति में। ये ऊपर से देखें तो ये ऊपर से भूभाग नजदीक आए हुए हैं, तो ये यहाँ से संकरा हो गया। नीचे से भूभाग ये दूर की ओर जा रहे हैं, तो ये एक त्रिभुज की आकृति ले लेता है। तो और त्रिभुज की आकृति के बारे में देखें तो ऐसा भी है कि ये दक्षिणी अमेरिका ये भी एक त्रिभुज की आकृति में है, और इसको उत्तरी अमेरिका को देखें तो ये भी एक त्रिभुज की आकृति में है। और देखें हिंद महासागर को भी कहा जाता है कि ये त्रिभुज की आकृति में है, पर इसको एम आकृति में भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया के मैप की वजह से ये एम आकृति का जैसे नजर आता है। अब ये महासागरों के बारे में देखें तो यहाँ महासागरों में ये है प्रशांत महासागर हो गया था ये, और ये हो गया अंटार्कटिक ओशन यानी कि अंटार्कटिक महासागर, ये भी हो गया नॉर्थ और साउथ में डिवाइड। और आगे देखें तो ये हो गया इंडियन ओशन, ये हो गया पहले नंबर, दूसरे नंबर ये हो गया इंडियन ओशन तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे देखें ऊपर की ओर तो वो है ये आर्कटिक ओशन, जो कि है उत्तरी ध्रुव पर। और नीचे की ओर देखें तो ये है अंटार्कटिक, और अंटार्कटिक के चारों ओर माने तो अंटार्कटिक ओशन है, नहीं माने तो ये है इन सब का इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन और प्रशांत महासागर का विस्तृत भूभाग ही है। ये 7 महासागर, यूं देखा जाए तो 7 या 5 महासागर रोकन को अध्ययन की दृष्टि से 5 की संख्या या 4 की संख्या में बांटा गया है, नहीं तो ये सारा भूभाग जो पानी की जल राशि है
ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये पूरा महासागर एक ही होता है। और ऐसा कि ऐसा हम महाद्वीपों के रूप में भी समझ सकते हैं कि ये सारा भूभाग लगभग एक एक साथ ही जुड़ा हुआ है, पर इनको अध्ययन की दृष्टि से टुकड़ों में तोड़कर पढ़ा जाता है, और प्रशासनिक दृष्टि से भी या राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भी यह आसान रहता है महाद्वीपों के रूप में इनको तोड़ना। तो ये एक बहुत यूरेशिया बहुत बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। इसके लिए इसको दो टुकड़ों में तोड़ा गया है, जहाँ पे एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ एशिया नाम दिया गया है। और इसके बीचों इनको अलग करने वाला है यहाँ पे एक यूराल पर्वत। ऐसा कहा जाता है कि यूराल पर्वत जिस पे उसी के नाम पे इसका नाम यूरोप हो गया, पर सही से देखें तो सिर्फ यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग नहीं करता है। उसके लिए अलग अलग चीजें भी यहाँ पे है। जैसे ऊपर की ओर ये हो गया यूराल पर्वत, नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे अपन को मिलेगा अलग अलग लेक्स, लेक के या कह सकते हैं छोटे मतलब सागर या सी, जिसमें ये है एक ब्लैक सी, ये है कैस्पियन सी, नीचे भूमध्य सागर, ये हो गया भूमध्य सागर। ये फिर ये ऊपर की तरफ एशिया अलग, एशिया और यूरोप अलग हो गए। यहाँ पे आ गया वापस सुएज नहर। सुएज नहर के इस तरफ है, यहाँ पे है शहीद बंदरगाह, और यहाँ पे है सुएज का पोर्ट, सुएज पोर्ट। नीचे ये आ गया लाल सागर, लाल लाल सागर ये, और लाल सागर के बाद में ये गल्फ ऑफ आदेन आ गया, और इसके बाद में ये अरब सागर आ गया। इस तरीके से ये इन सबको अलग करने वाले जगहों के नाम हैं। और हम देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में हो जाती हैं यहाँ पे ये जो रेखाएं होती हैं, वो जो कि देखा जाए इसको हम एक पेज पे समझते हैं। पृथ्वी को अध्ययन के हिसाब से या इनकी ज्योग्राफिक लोकेशन बताने के हिसाब से देशांतर और अक्षांशों में बांटा गया है, जिसमें एक रेखा खींची गई बीचों बीच में जो है 0 डिग्री देशांतर, यह है देशांतर रेखा, और यह है अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, ये भी हो गई 0 डिग्री। इससे ऊपर जाते हैं तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ से 90 डिग्री पे ध्रुव आ जाता है, उत्तरी ध्रुव। इसके 90 डिग्री पे ध्रुव या एक पॉइंट की तरफ बनता है 90 डिग्री, ये हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ से ये देशांतर रेखाओं में ये जाती है 0 से लेके 180 तक, और यहाँ से भी 0 से लेके 180 तक, और ये 180 और 180 एक ही लाइन होती है, पर हम इसे समतल मानचित्र पर हम इसको 2 में दर्शाते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, और गोल को हम एक समतल पृष्ठ पर कैसे दर्शा सकते हैं उस हिसाब से इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। अब देखें तो इसमें और इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है एक, जो कि है ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर की रेखा, और नीचे की हो जाती है ये 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा। नीचे और हो जाती है 67.5 डिग्री दक्षिण की रेखा, और ऐसे कैसे ऊपर की ओर हो जाएगी ये
66.5 डिग्री उत्तर की रेखा। तो ये ऊपर की ओर हो गया उत्तर, नीचे की ओर हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये जो अक्षांश रेखा है ये वाली, ये होती है समय निर्धारण के लिए। इसके पैरेलल में जो लाइनें होती हैं वो सारी समय निर्धारण करती है, और ये इसको इसके हिसाब से मानक समय निर्धारित किया जाता है, और इसके दोनों तरफ जाने पर समय घटता बढ़ता रहता है। इनके बीच की ये जो रेखाएं हैं, इन 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का मतलब है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे अगर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ या 23.5 डिग्री नीचे की तरफ सीधी पड़ सकती हैं। इससे आगे वो सीधी नहीं पड़ेगी, इन्हीं के बीच में वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, क्योंकि 23.5 डिग्री अगर वो झुकी हुई नहीं होती तो हमेशा ही सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वहां पे पड़ती। तो 23.5 डिग्री ऊपर की ओर भी उसकी सीधे किरणें जाती हैं, और कभी सभी यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती है तो यहाँ पे तिरछी हो जाती है, यहाँ पे सीधी आती है तो यहाँ पे तिरछी हो जाती है। तो इस हिसाब से ये दो लाइनें खींची गई, और इन दोनों लाइनों के हिसाब से आगे बढ़कर ये 66, 66.5 और 66.5 और लाइनें खींची गई, और इससे आगे बढ़ के सीधा ध्रुव आ जाते हैं। तो इसको बोला गया है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। ये हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा यहाँ पे है, भूमध्य सागर है जो यहाँ कहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जब लोगों को पता नहीं था कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कहाँ कौन सा द्वीप है, कहाँ क्या है, ज्यादातर आबादी यहाँ यूरोप, यहाँ पे भारत, यहाँ पे एशिया वाला, भारत वाला ये इलाका, इस या ये मिस्र वाला इलाका यहाँ रहती थी, तो यहीं से आया जाया करती थी। तो इसके बीचों बीच ये भूमध्य सागर के नाम से इस सागर को जाना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि ये इस सारी भूमि का मध्य भाग है। और बाद में पता चलने के बाद में भी ये पुराना नाम चलता आया कि भूमध्य सागर, उस सागर का नाम आज तक चलता है। खैर, तो हम आगे देखें तो ये हो गई भूमध्य रेखा। फिर यहाँ पे है, यहाँ नीचे की ओर है आर्कटिक, अंटार्कटिक। तो ये अंटार्कटिक रेखा कह सकते हैं इसको, और ये है आर्कटिक, तो इसको भी कह सकते हैं आर्कटिक रेखा। इनके बीच के जो ये भाग आ रहे हैं उनमें तापमान का अंतर दिखाई देगा, तो उस हिसाब से इन्हें कटिबंधीय में बांटा गया है। तो सीधा सा देखें तो सूर्य से सबसे दूर होगा, यानी कि ध्रुवों पर रहेगा ठंड। ठंड को कहते हैं शीत, यानी कि शीत ऋतु होती है। उस हिसाब से ये हो गया शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। और ये भी हो गया शीत कटिबंधीय। फिर और उष्ण कटिबंधीय का बात करें तो ये है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर ये पूरा भाग होगा जो ये कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। अब यहाँ यहाँ क्या होगा, एक तरफ शीत है एक तरफ उष्ण है, तो बीच में होगा शीतोष्ण। दोनों का संधि कर दें तो ये हो गया शीतोष्ण। या फिर मतलब शीतोष्ण मतलब जहां शीत
मतलब ठंड कम पड़े और या फिर गर्मी भी कम पड़े, तो यह कहते हैं उपोष्ण। ये दोनों भाग हो गए इन दोनों के बीच में। और अब इनको भी बांटा गया तो इनके बीचों बीच से ये लगभग आप कह सकते हैं 45 डिग्री। तो इसके ऊपर के भाग को शीतोष्ण, नीचे के भाग को उपोष्ण। ऐसे कैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो उपोष्ण ऊपर की तरफ आ जाएगा उपोष्ण, और यहाँ पे आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये भी हो जाएगी दक्षिणी रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा 45 डिग्री वाली। इस हिसाब से पूरे पृथ्वी को कटिबंधियों में बांटा गया है। और ये जो देशांतर रेखा है थी, ये समय निर्धारण करने का काम करती है। पूर्व की ओर से सूर्य उगे उदय होता है और पश्चिम की ओर अस्त होता है, तो समय पहले यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे बाद में, वहाँ का स्थानीय समय यहाँ पे बाद में आता है, और यहाँ की घड़ियाँ लेट चलती है। मतलब यहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ से इस तरफ 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो रहा होगा, मतलब वहाँ की घड़ियाँ आगे बढ़ चुकी होगी, और यहाँ अभी भी 12 बजे से कम समय होगा, यानी कि यहाँ की घड़ियाँ अभी भी पीछे चल रही होगी। क्यों? कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, या फिर कहें कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो हमें सूर्य सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम प्रत्येक महासागर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनके शहरों, उनमें उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।